एक मिलिट्री एक देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप तो जानते ही हैं। और हमारी प्रीवियस वीडियो हमने कवर किया था जूरा टेम्पल फेडरेशन के 12 जनरल्स और ब्लैक नंबर आर्मी के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री पावर ऑफ जूरा टेम्पल फेडरेशन। और पहले से मैं बता दूं, इसके अंदर भर भर के स्पॉइलर होंगे। अगर आप फिर भी तैयार हो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सबको पता है जूरा टेम्पल फेडरेशन के बनने से पहले वो सिर्फ गॉब्लिन विलेज था और उनके पास लड़ने के लिए सिर्फ गॉब्लिन्स थे। लेकिन डायरवुड की फाइट के बाद और डायरवुड रिमूवल में सबमिट करने के बाद उन लोग की आर्मी की फोर्स बढ़ जाती है और उन लोग फॉर्म करते हैं गॉब्लिन राइडर्स। वो सबसे पहले जूरा टेम्पल फेडरेशन की आर्मी थी। फिर उनको ज्वाइन करते हैं ओगर्स। ओगर्स को नाम देने के बाद वो कीजिन में चेंज हो जाते हैं और उनकी फाइटिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो 2 लाख ऑर्क को फाइटिंग में चैलेंज करते हैं ऑर्क डिजास्टर के समय। ऑर्क डिजास्टर के बाद ऑर्क्स, लिजर्डमैन और गॉब्लिन हाथ में आ लेते हैं और तब फॉर्म हुआ जूरा टेम्पल फेडरेशन का। उसके बाद रिमूवल ने बेनीमारू को मिनिस्टर इन डिफेंस और कमांडर इन चीफ ऑफ जूरा टेम्पल फेडरेशन आर्मी की पोस्ट दे दी। हैगल को पोस्ट मिली मिलिट्री एडवाइजर और मिलिट्री को ट्रेनिंग देने की। कमांड स्ट्रक्चर ऑफ जूरा टेम्पल फेडरेशन आर्मी कुछ इस तरह के हैं। पहले आता है रिमूरू जो सुप्रीम लीडर है, वो किसी को भी कमांड दे सकता है। फिर आता है बेनीमारू जो कमांडर इन चीफ है और सेकंड इन कमांड है। रिमूरू के बाद वो सारी आर्मी को कमांड दे सकता है। और अगर मैं जूरा टेम्पल फेडरेशन की आर्मी की बात करूँ, वो सेपरेट मिलिट्री यूनिट्स में डिवाइडेड है और बेनीमारू के पास उनकी सबकी कमांड है एक्सेप्ट 2 मिलिट्री की। और उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मिलिट्री की कमांड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इजी है। हर कॉप को एक कमांडर लीड करता है। कमांडर वो सुपरवाइजर होता है जो उसको हर चीज में हेल्प करता है। और हर कॉप को 2 डिवीजन डिवाइड किया जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन से कॉप को कौन सा कमांडर लीड करता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट कॉर से। फर्स्ट कॉर के अंदर 2 डिवीजन है, गॉब्लिन राइडर्स और ग्रीन नंबर्स, और इसको लीड करता है गाप्टा। हाइग्रो इसका ऑफिसर सुपरवाइजर है और टेस्टरोसा भी इसके सुपरवाइजर्स में आती है। गॉब्लिन राइडर्स जूरा टेम्पल फेडरेशन की पहली आर्मी थी और उसको लीड करता था रीगर्ड। बाद में इसकी कमांड गाप्टा को मिल जाती है और उसके अंदर 100 मेंबर्स हैं और वो स्पेशलाइज हैं फास्ट फेस ग्राउंड कॉम्बैट के लिए, फ्रैंकिंग एनिमीज और हिट एंड रन टैक्टिक्स के लिए। उनका थ्रेट लेवल C+ से B- से पहुंच जाता है जब रिमरो डीमन लॉर्ड फॉर्म में इवॉल्व होता है। और उनके बाद एक नया स्किल भी आ जाती है जो अपने वुल्फ पार्टनर के साथ इमर्ज हो जाते हैं और न्यू एंटिटी बन जाते हैं, जिस वजह से उनका थ्रेट लेवल सीधे A- होता है। लेकिन जब वो अपने यूनिफाइड फॉर्म में होते हैं तब उनका थ्रेट लेवल परफेक्ट A होता है। फिर आता है ग्रीन नंबर्स। ग्रीन नंबर के अंदर 4000 हॉप गॉलिन्स है जो सीधे कमांड लेते हैं बेनीमारू से। वो लोग स्पेसिफाई है ग्राउंड कॉम्बैट के लिए और उनका थ्रेट लेवल B है। और बेनीमारू से अटैच होने की वजह से वो लोग फायर रेजिस्टेंट है, जिसमें उनको स्किल मिलती है फायर मैनिपुलेशन की और थर्मल फ्लक्चुएशन रिजेक्शन की। बाद में ग्रीन नंबर्स को फर्स्ट कॉर में डाल दिया ईस्टर्न मायर वॉर के समय। उसके बाद उनकी आर्मी 12,000 इंक्रीज हो गई और बाकी 4000 सोल्जर्स को एक ऑफिसर का पोस्ट मिल गई। लेकिन उनका थ्रेट लेवल B ही रहा। लेकिन जो नए मेंबर्स हैं उनका थ्रेट लेवल D से C हो गया। और अब हम बात करने जाते हैं सेकंड कोर की, जो बैकबोन है जूरा टेम्पल फेडरेशन की। सेकंड कोर को कमांड करता है गिल्ड और उसको सुपरवाइजर करेरा है और उसको 2 डिवीजन है, येलो नंबर्स एंड ऑरेंज नंबर्स। येलो नंबर्स के अंदर 5000 हाई ऑर्ब्स होते हैं जो आगे चल के 2000 हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफेंसिव टैक्टिक के लिए और दूसरों का टैंक बनने के लिए। और जब वो वॉर नहीं कर रहे होते वो लोग जूरा टेम्पल फेडरेशन में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। रिमरू डीमन लॉर्ड फॉर्म में इवॉल्व होने के बाद उनका नया स्किल आ जाती है स्टील स्ट्रेंथ और आयरन वॉल की। और ऑफिसर को नई स्किल मिल जाती है अर्थ मैनिपुलेशन की, जिस वजह से वो गड्ढा खोद के किसी के लिए भी टैप बिछा सकते हैं। वो लोग एक एक्स्ट्रा स्किल भी सीख रहे हैं जिसका नाम बॉडी आर्मर होता है। और उन लोग के पास एक यूनिक वेपन भी होता है जिसका नाम क्रोअस सील होता है जो क्रेटस के स्किन आर्मर से बनता है। उन सब का थ्रेट लेवल B+ होता है ईस्टर्न होली एम्पायर इन्वेजन के समय। ऑरेंज नंबर के अंदर न्यू हाई ऑर्ब्स होते हैं। उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ 35,000 होती है और उनका थ्रेट लेवल C- रहता है। ये 15,000 सोल्जर ही आर्मी में ज्वाइंट होते हैं और बाकी 20,000 बैकग्राउंड में लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंजीनियर का काम करते हैं। फिर आते हैं थर्ड कोर पे। थर्ड कोर का कमांडर है गाबिरो, उसकी सुपरवाइजर है उल्टीमा और वो 2 पार्ट में डिवाइड है, यूरू और ब्लू नंबर्स। इन लोग का काम है एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना ग्राउंड फोर्स का और हवाई हमला करना। हीरो के अंदर 100 मेंबर्स हैं जो गाबिरो को सपोर्ट करते हैं। रिमरू के डीमन लॉर्ड बनने के बाद उन लोग को एक गिफ्ट मिलता है जिस वजह से उन लोग का ट्रू ड्रैगन वर्ब जाग जाता है। उनको एक स्किल मिलती है ड्रैगन वॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिस वजह से उनका जो फॉर्म होता है वो ड्रैगन में चेंज हो जाता है। और उनको एबिलिटी मिलती है अल्टीमेट अटैक और डिफेंस की और लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकते हैं जैसे कि फ्लेम ब्रेथ और थंडर ब्रेथ। और उनका थ्रेट लेवल -A होता है। लेकिन जब वो अपने ड्रैगन फॉर्म में होते हैं उनका थ्रेट लेवल A पहुंच जाता है। इसके लिए उसको सबसे
पावरफुल आर्मी मानी जाती है बिफोर ब्लैक नंबर्स। फिर आते हैं ब्लू नंबर्स। ब्लू नंबर्स नए ज्वाइन लेजर्डमैन होते हैं जो सिर्फ गाबिरो को ज्वाइन करने के लिए आते हैं और उनका थ्रेड लेवल CC प्लस होता है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल फुट सोल्जर होते हैं, लेकिन उन लोग की एबिलिटी वाइब्रेंट राइड करने की होती है। और हम सब जानते हैं सारे वाइब्रेंट किसके अंडर आते हैं, मलीन के अंदर। लेकिन बाद में मलीन उन लोग को इजाजत दे देती है वाइब्रेंट्स को बढ़ाने की और राइड करने की। और वाइब्रेंट्स की जो कॉम्बैट एबिलिटी होती है वो थ्रेड लेवल होता है B प्लस होता है, और साथ में लिजर्ड मैन राइड कर रहे होते हैं तो उनका थ्रेड लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। फोर कोर को बनाया गया था ईस्टर्न एम्पायर इन्वेजन के समय और उसको लीड करते हैं बेनिमारू। और उसके अंदर 2 डिवीजन है, पहला है कोडेनाई, फिर आता है रेड नंबर्स। कोडेनाई को एक तरह से रेड फ्लेम भी कहा जाता है। वो लोग ग्राउंड फोर्स है और ऑफेंसिंग टैक्टिक के स्पेशलिस्ट है। उसके अंदर 300 हॉक गॉलिन्स है जो बेनिमारू को फॉलो करते हैं और उनको कहा जाता है बेनिमारू के पर्सनल गार्ड्स। और नॉर्मल समय में वो जनरल स्टाफ की तरह काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री और डिफेंस के अंदर। रिमरो के डीमन लॉर्ड फॉर्म में चेंज होने के बाद सारे के सारे हॉक गॉलिंग ऑगड में चेंज हो गए और उन लोग का थ्रेड लेवल A- है, लेकिन किसी किसी का A भी है। रेड नंबर जिनको मिक्स मार्जिन भी कहा जाता है, जिसका फोर्स 30,000 ग्राउंड सोल्जर्स है। ये वो मार्जिन है क्रेमोर के मरने के बाद जिनको पकड़ा गया था। लेकिन ये लोग तो गिल्ड के लिए काम करते हैं, लेकिन बेनिमारू इन लोगों में से कुछ अच्छे सोल्जर्स को चुनता है और अपनी आर्मी में ज्वाइन करता है। बाद में कुछ वहाँ पे खुशी खुशी रहने को तैयार हो जाते हैं। ज्यादातर मेंबर के थ्रेड लेवल B होता है, लेकिन कुछ कुछ का तो A भी होता है। फिर आते हैं वॉलंटियर कोर। वॉलंटियर कोर को ईस्टर्न एम्पायर ऑफ इन्वेजन के समय बनाया गया था। इनको लीड करते हैं मासाओशी योंजो या मैं करूँ हीरो। इस कोर के अंदर टोटली मर्सरीज और एडवेंचरर्स होते हैं जो जूरा टेम्पल फेडरेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वो लोग टोटल 20,000 मेंबर्स होते हैं। इन लोगों का काम होता है पब्लिक की सुरक्षा करना और मुसीबत के समय उन लोग को बाहर निकालना। इस वजह से हमारे हीरो की स्किल परफेक्ट है इन लोग को लीड करने के लिए। फिर आते हैं डार्क शैडो। डार्क शैडो एक इंटेलिजेंट यूनिट है जिसको लीड करते हैं सोए और उनके मेंबर्स, और उनका साथ देते हैं ड्रैगन न्यूज। और बाकी के जितने भी मेंबर है वो सीक्रेट बातचीत के द्वारा ज्वाइन किए गए हैं। कोई क्रिमिनल्स है और कोई खतरनाक खूनी तक है, क्योंकि कोई भी इन लोगों की एबिलिटीज के बारे में नहीं जानता। बस भी हमें बताता है कि इन लोग का थ्रेट लेवल A है और कोई कोई का तो स्पेशल A अभी S रैंक तक है। ये लोग स्पेशलाइज है एस्पिनाज के लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए, इंटेलिजेंट गैदरिंग के लिए और एसेसिनेशन के लिए। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बेनिमारू 2 आर्मी को लीड नहीं करता, और ये है वो 2 आर्मी। पहली है शियोन की स्पेशल स्क्वाड, दूसरी है ब्लैक नंबर आर्मी। शियोन की स्पेशल स्क्वाड 2 डिवीजन में डिवाइड है। पहली है यूमिग आर्मी, उसके आते हैं शियोन के रॉयल गार्ड्स और रिमरू के बॉडीगार्ड्स जो रिमरू के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। इनको बनाया गया था ईस्टर्न होली एम्पायर के अटैक के बाद। इसके अंदर 100 मेंबर्स हैं और रिजरेक्ट होने के बाद इन लोग के पास कुछ यूनिक स्किल भी आ गई, परफेक्ट मेमोरी और सेल्फ रिजनरेशन। इस स्किल की वजह से अगर वो मर भी जाए तो फिर भी अपनी मेमोरी इंटैक्ट रख सके हैं, और सेल्फ रिजनरेशन की वजह से उनकी बॉडी बार बार रिजनरेट हो सकती है। ये स्किल उन लोग को इनमॉर्टल बनाती है। उनका थ्रेड लेवल सिर्फ C था, लेकिन सियोन की ट्रेनिंग के बाद उनका थ्रेड लेवल B+ तक पहुंच गया। पर दूसरे यूनिट जो है वो अनऑफिशियल फोर्स है, क्योंकि इसमें 3 मेंबर्स है और तीनों डीमन लॉर्ड डैगरू के सन्स हैं। वो लोग शियोन के पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, पर असल में वो लोग शियोन के फैन होते हैं, और शियोन के फैन क्लब में 1000+ मेंबर्स होते हैं। मुझे उन तीनों के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन उनका थ्रेड लेवल A या फिर स्पेशल A रैंक का होगा। फिर आती है ब्लैक नंबर आर्मी। ब्लैक नंबर आर्मी के ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, अब चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। ब्लैक नंबर को लीड करता है डियाब्लो, और ब्लैक नंबर आर्मी सिर्फ डियाब्लो और रिमरू का कहना ही मानती है। ब्लैक नंबर आर्मी को बनाया गया था सिर्फ रिमरू टेम्पल्स की आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पर असलियत कुछ और ही थी। उनको सिर्फ समन इसलिए किया गया था कि डियाब्लो का काम कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो रिमरू के साथ बिता सके। बेसिकली वो लोग वही करते हैं जो डियाब्लो करना चाहता है, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना, टीम बनाना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, डोमेस्टिक वर्क और बहुत कुछ। ब्लैक नंबर आर्मी के अंदर 711 मेंबर्स है, जिसको लीड करता है डियाब्लो, और उसको को लीड करते हैं टेस्ट्रोसा, करेरा और उल्टीमा। और 4 प्राइमरी डिवन और उसके लिeutenants में आते हैं डियाब्लो, वेनम, मोसोसियन टेस्ट्रोसा के अंदर काम करते हैं, वेरोन और जोंडा कोरेरा के लिए काम करते हैं, अगेरा और एस्प्रिट उल्टीमा के लिए काम करते हैं। सब लिeutenants के बाद 100 डीमन सोल्जर्स की आर्मी है, और उन लोग का थ्रेट लेवल A है और या फिर S है, इसीलिए ये रिमरू टेम्पल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी की बात कर ही रहे हैं तो हम इसको कैसे भूल सकते हैं, रूवेंस की लेबरेंथ। रूवेंस की लेबरेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जूरा टेम्पल फेडरेशन का। वॉर के समय रिमरू टेम्पल अपना पूरा जूरा टेम्पल फेडरेशन वहाँ ट्रांसफर कर सकता है, और वहाँ के रहने वाले उसको प्रोटेक्ट करेंगे एज ए अल्टीमेट फोर्ट्रेस विद मल्टीपल
डिफेंस बैरियर्स। 99 फ्लोर पे इन्फर्नो ड्रैगन किंग यूरस रहता है। 98 फ्लोर पे फॉस ड्रैगन किंग जेफ्रोस रहता है। 97 फ्लोर पे थंडर ड्रैगन किंग नॉर्स रहता है। 96 फ्लोर पे ट्रिमर ड्रैगन किंग बोरस रहता है। 90 फ्लोर पे 9 हेड क्रोमारा रहती है। 79 फ्लोर पे इंसेक्ट क्वीन एबिटो रहती है। 70 फ्लोर पे इमोर्टल किंग एल्डोमेन रहता है और डेड पैलेडिन एल्बर्ट। 60 फ्लोर पे गेडोरा रहता है और पूरे लेब्रिंथ का देखभाल करने वाला इंसेक्ट काइजन जेगोन। बाकी दूसरे पावरफुल लॉब भी उसमें रहते हैं, जैसे कि लेवरेता ट्रेनिंग भी रहती है उसके अंदर, इफ्रिट, डेड ड्रैगन वेलेंटी, और कैसे हम भूल सकते हैं हमारे फेवरेट वेल्डोरा टेम्पस को। और जूरा टेम्पस फेडरेशन के और वेस्टर्न रिजर्व फोर्स भी है। बेसिकली ये जूरा टेम्पस फेडरेशन की आर्मी में नहीं आती, लेकिन इसको लीड एस्ट्रोसा करती है, इसके लिए इसको लिस्ट में ऐड किया हूँ। इसके अंदर 1.5 लाख मेंबर्स हैं और ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है जो जूरा टेम्पस फेडरेशन लीड करती है। असल में ये आर्मी वेस्टर्न काउंसिल की है, लेकिन पूरा कंट्रोल टेस्ट्रोसा के हाथ में है और पूरे फंडिंग टेम्पस कर रहा है। तो बेसिकली ये टेम्पस की आर्मी हो गई। इस आर्मी का काम है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना, प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ और सपोर्ट और मदद करना दूसरी कंट्री की इमरजेंसी के टाइम पर। और ये लोग सीक्रेटली इंजीनियरिंग के काम में हेल्प करते हैं, लेजेंसी सपोर्ट में हेल्प करते हैं, जिस वजह से रिमरू को ईस्टर्न नेशन में एक्सेस मिल सके। तो ये थी रिमरू टेम्पस की पूरी आर्मी और उनकी मिलिट्री यूनिट। अब बात करते हैं फॉरेन रिलेशन के ऊपर रिमरू टेम्पस की। पहले आता है आर्म नेशन ऑफ दार्गोन। ये पहला नेशन था जिसने ट्रीटी साइन की थी टेम्पस के साथ, और इनने अपनी 2 बार आर्मी भेजी थी रिमरू टेम्पस की हेल्प करने के लिए। पहली बार क्रिप्टस के अटैक के समय और दूसरी बार फॉर्मुट के अटैक के समय। और टेम्पस ने भी अपनी आर्मी भेजी थी ईस्टर्न एम्पायर अटैक के समय। उसके बाद रोमन किंगडम ने भी ट्रीटी साइन की थी टेम्पस के साथ, और फॉर्मुट अटैक के समय भी उसने भी अपनी आर्मी भेजी थी, लेकिन वो लोग लेट हो गए थे। उसके बाद सोसरा डायनेस्टी के साथ भी ट्रीटी साइन की थी टेम्पस ने। किंगडम ऑफ यूजानिया ने भी नॉन अग्रेशन ट्रीटी साइन की थी टेम्पस के साथ, और दोनों अपनी आर्मी ज्वाइन की थी डीमन लॉर्ड रेमन को हराने के लिए। अब बात करें मलीन की, तो मलीन और रिमरू तो है ही बेस्टी, तो फिर क्या बोल सकते हैं। तो ये थी रिमरू टेम्पस की मिलिट्री यूनिट्स और उनकी रिलेशनशिप विद अनदर किंगडम के साथ। और मैं जानता हूँ आप लोगों ने रिमरू टेम्पल पर से ईस्टर्न एम्पायर के ऊपर वीडियो मांगी थी, इसीलिए मैंने पहले ये वीडियो बनाई। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी की पूरी रिमरू टेम्पस की मिलिट्री पावर को एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको अंदाजा रहेगा ईस्टर्न एम्पायर वॉर के समय रिमरू टेम्पस की आर्मी की स्ट्रेंथ क्या थी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए